आज काफी महीनों की कोशिश के बाद रेखा अपने पति सूरज को मथुरा वृंदावन ले जाने के लिए तैयार कर पाई थे। सूरज को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। इस बार सूरज को बहुत कोशिश करके छुट्टी मिली थी, लेकिन सूरज जाने से एक दिन पहले रात के 2 बजे तक लैपटॉप पे काम करता रहा। सुबह सुबह भी सूरज जल्दी उठकर मेल करने बैठ गया। रेखा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपने लड़के अयांश को भी तैयार कर लिया। फिर रेखा सूरज के पास आई। आप अभी तक काम ही कर रहे हो। आप कब तैयार होगे और हम कब तक रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे? लगता है कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी। सूरज ने घड़ी देखी। घड़ी में अभी 4 बजे थे। अरे भाग्यवान, अभी सिर्फ 4 बजे हैं और हमें स्टेशन पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। रेखा तुम चिंता मत करो, हम टाइम से पहले स्टेशन पहुंच जाएंगे। सूरज रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोया था। सूरज जल्दी से अपना काम खत्म करके नहाने चला जाता है और जल्दी से तैयार भी हो जाता है। तब तक टाइम 5:30 हो गया था। रेखा, मैं कैब बुक कर रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। तीनों कैब में बैठकर स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह रोड जाम होने के कारण कैब वाला उन्हें स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले ही उतार देता है। उनको वहां से पैदल ही रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, जिस कारण उनको स्टेशन पहुंचने में देर हो जाती है और उनकी ट्रेन भी छूट जाती है। ये सब देखकर रेखा को गुस्सा आ जाता है। आखिर क्या फायदा हुआ आपके छुट्टी लेने से? छुट्टी लेने के बाद भी आप काम ही करते रहे। कहीं जाना होता है तो आपके ऑफिस वाले आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। आप एक काम करो, हम दोनों को बस घर छोड़ दो और आप ऑफिस ही चले जाओ। रेखा देखो, गुस्सा मत करो, हम नेक काम के लिए जा रहे हैं। ये सब परेशानियां तो आती रहती हैं। क्यों ना हम बस पे बैठकर ही मथुरा चले। फिर तीनों कैब में बैठकर बस अड्डे पे चले जाते हैं और वहां से यूपी रोडवेज की एक बस में बैठ जाते हैं। उन्हें सीट तो मिल जाती है, लेकिन बस बहुत धीरे चल रही थी, जिसे तीनों बस में बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। रेखा गुस्से में सूरज से कहती है, अगर आप थोड़ा सा काम छोड़ ही देते तो हमें इस बस में धक्का नहीं खाना पड़ता और हम सुकून से अपनी ट्रेन में जा रहे होते। रेखा, अब बस भी करो, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। हमें शांत मन से चलना चाहिए, बस किसी तरह हम वहां पहुंच जाएं। बस को चले हुए अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था कि बस वाला बस को हाईवे से नीचे उतारकर एक ढाबे पे रोक देता है। हे भगवान, ढाबा पे बस रोकने के कारण हम और भी लेट हो जाएंगे। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। तीनों बस से उतरकर नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी उनके पास एक छोटी लड़की आती है। लड़की सूरज से कहती है, साहब, लस्सी पी लो, 10 रुपए का एक ग्लास है। बेटा 3 ग्लास दे दो। 3 नहीं, 2 ही ले लो, क्योंकि अयांश लस्सी नहीं पीता है। बेटा तुम 3 ही दे दो। सूरज 3 ग्लास लस्सी ले लेता है और लड़की को 30 रुपए दे देता है। लड़की 30 रुपए लेकर जैसे ही वहां से जाने लगती है, तभी सूरज लड़की से कहता है, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? इनमें से एक ग्लास तुम्हारा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम भी लस्सी पी लो। नहीं साहब, मैं नहीं पी सकती। मैं ऐसा करती हूँ, आपके 10 रुपए वापस कर देती हूँ। रुपए वापस करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस लस्सी पी लो। और वैसे भी तुम्हारे मालिक को तो बस पैसों से मतलब है। नहीं साहब, अगर मेरे मालिक ने मुझे यहाँ खाली खड़े हुए देख लिया तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। जब भी यहाँ बस आती है, हमें भाग भाग कर लस्सी बेचनी पड़ती है। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे मालिक से बात कर लूँगा। रहने दो, क्यों उसके पीछे पड़े हो? हमें इस लड़की से क्या मतलब? रेखा, ध्यान से इस लड़की को देखो, ये हमारे अयांश से सिर्फ 1 या 2 साल ही बड़ी होगी।
लेकिन खराब किस्मत की वजह से ये लड़की इतनी सी उम्र में ही इतनी मेहनत कर रही है। लड़की चुपचाप लस्सी पीने लगती है। आधा ग्लास पीने के बाद लड़की बोलती है, साहब, मेरा छोटा भाई वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, क्या मैं ये बचा हुआ आधा ग्लास उसको पिला दूं? नहीं, तुम ये पूरा पी लो और चौथा ग्लास उसको जाके दे देना, मैं उसके भी पैसे दे देता हूँ। लड़की जल्दी से पूरी लस्सी पी लेती है और एक ग्लास अपने छोटे भाई को देने चली जाती है। तभी ढाबे का मालिक बाहर आ जाता है और गुस्से में लड़की से कहता है, काम के टाइम तू यहाँ वहाँ क्यों घूम रही है? सारी लस्सी खराब हो जाएगी, फिर इसे तेरा बाप बेचेगा क्या? इसे मैंने रोका था, रहम करो छोटी लड़की पे, इतनी गर्मी में काम कर रही है। साहब, आप जाओ, ये हमारा रोज का काम है। पहले इसका भाई भी नखरे करता था, मैंने उसके हाथ और दोनों टांगे तोड़ दी, अब वो भीख मांगता है। सूरज को उसकी बात सुन के गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन साथ में बीवी और बच्चा होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाया। मालिक, आप गुस्सा मत करो, मैं अभी लस्सी बेच देती हूँ। फिर लड़की और ढाबे का मालिक वहाँ से चले जाते हैं। सूरज किसी को फोन लगाता है, कुछ ही समय में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस बच्चों से काम करवाने के कारण ढाबे के मालिक को गिरफ्तार कर लेती है। साहब, ये क्या किया आपने? हमारी रोजी रोटी छीन ली। अब तो लगता है कि हम भूखे ही मर जाएंगे। रेखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब आखिर हो क्या रहा है। सूरज लड़की और उसके भाई को अपने साथ मथुरा ले जाता है, जहां सूरज लड़की और उसके भाई को एक अनाथ आश्रम में रहने की जगह दिला देता है, जहां वो दोनों पढ़ाई भी कर सकते थे। उनके रहने खाने का सारा खर्चा आश्रम ही उठाएगा। आश्रम में दोनों बच्चों को नए कपड़े भी मिल जाते हैं। जैसे ही वहां से सूरज जाने लगता है, तभी लड़की सूरज से बोलती है, साहब, आप तो हमारे लिए भगवान के जैसे हो, जो आपने हमें रहने के लिए इतनी अच्छी जगह दिलाई। वहाँ पर बहुत मार पड़ती थी। कोई बात नहीं, तुम यहाँ आराम से रहना और ध्यान से पढ़ाई भी करना, मैं अक्सर तुमसे यहाँ मिलने आता रहूँगा। इतना कहकर सूरज वहाँ से जैसे ही बाहर आता है, तभी रेखा बोलती है, अब तो सारे मंदिर भी बंद हो गए, शाम को ही खुलेंगे। फिर घर वापस जाने में बहुत देर हो जाएगी, यहाँ आना ही बेकार हो गया। बिना दर्शन किए ही वापस जाना पड़ेगा। रेखा, लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। भगवान के आदेश से ही हमें ये शुभ काम करने का मौका मिला, इसीलिए हमारी ट्रेन छूटी और हमें बस में आना पड़ा। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ठाकुर जी किस रूप में सेवा का मौका देंगे, ये कोई नहीं जान सकता। चलो कुछ खा लेते हैं, फिर हमें वापस जाने के लिए बस भी पकड़नी है। सूरज अपनी बीवी और बच्चे के साथ वापस घर चला जाता है।